अगर आपका म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है और आपको डर लग रहा है कि अब क्या होगा, पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, ये वीडियो पूरा देखना, आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मोटिवेट रखने की, और मैं अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ मार्केट्स को लेकर। वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले एक सवाल हम ले लेते हैं, जो कि हनी डुडीजा जी का। इनका कहना है कि 10 लाख रुपए अगर अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे मिल सकता है 12 से 15% का रिटर्न। तो देखिए, यहाँ पे बहुत कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। एनी फ्लेक्सी कैप फंड, मैं फिर से कह रहा हूं, एनी फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि अगर 6 महीने पहले ये चीज होती फिर भी 15% का रिटर्न मिलता, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा डरे भी रहते या थोड़ा शक भी रहता कि 15% मिल भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब मार्केट 10-15% करेक्ट हो चुकी है, एनी फ्लेक्सी कैप फंड अगले 5 सालों में 15%, 14 से 15% का रिटर्न इजीली, 25 से 2030 में इजीली 15% का रिटर्न कोई भी फ्लेक्सी कैप 5 साल में बना के दे देगा। और गारंटी मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटी वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं कि 15% का रिटर्न मिल सकता है फ्लेक्सी कैप फंड में नेक्स्ट 5 ईयर्स में। अगर थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो 5 ईयर टाइम पीरियड के लिए लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी या वैल्यू फंड्स की कैटेगरी भी काफी अच्छी हो जाती है। इवन कॉन्ट्रा फंड्स की कैटेगरी भी काफी अच्छी हो जाती है। 15% के रिटर्न्स जो है वो ये सब फंड्स 5 साल के टाइम पीरियड में निकाल के दे सकते हैं, आने वाले 5 साल के टाइम पीरियड में भी। अब बात करते हैं कि क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट के लिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं और क्यों हमें अभी मार्केट के अंदर में बने रहना चाहिए। एक मैं म्यूचुअल फंड स्कीम का यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूं। देखो, ये तो यहाँ पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंडिया के अंदर में अभी काफी ग्रोथ, काफी डेवलपमेंट पॉसिबल है। अब ये लोगों को शक होता है कि डेवलपमेंट आगे होगी या नहीं होगी, ये शक होता है लोगों को। क्लियर है? डेवलपमेंट होगा, होना चाहिए, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये तो सबको पता है। डेवलपमेंट की जरूरत है, पर कैपिटा इनकम जो है उसके अंदर काफी ग्रोथ की जरूरत है, ये तो सबको पता है। ग्रोथ होगी या नहीं होगी इसको लेके शक होता है लोगों को। तो चलिए, एक हम म्यूचुअल फंड स्कीम का उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है HDFC कैपिटल बिल्डर प्लान। ये एक वैल्यू फंड है जो कि 1994 के फेब मंथ में लॉन्च हुआ था, और वहां से आज तक का जो रिटर्न है इस फंड का वो ऑलमोस्ट 14 से 15% का है। 1000 रुपए की SIP करते तो लगभग 1 करोड़ रुपए बन जाते। क्लियर है? अब जरा ये समझना, 31 साल के टाइम पीरियड में 1000 रुपए 1 करोड़ रुपए बन गए। क्लियर है? अब ये भी समझना, काफी सारे लोग कहे हैं कि उस टाइम पे 1000 की बहुत वैल्यू थी, तो ठीक है, उस टाइम पे जो 1000 था वो आप समझ सकते हो 8-10 हजार के आज के बराबर है। लेकिन ये भी समझो कि मान लो 1995 में 1000 की हम वैल्यू की बात करते हैं, फिर हम 2005 में 1000 की वैल्यू की बात करते हैं। जो 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता था 1995 में, 94 में, वो 2005 में 5000, 4000, 3000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता था। वो 2015 में 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता था। तो एक्चुअल में कोई इस इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहता इतने समय तक, तो एक्चुअल में उसका पैसा 1 करोड़ से बहुत ज्यादा बनता, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता। लेकिन कुछ नहीं करता, 1000 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट होती तो 1 करोड़ रुपए बन जाते। लेकिन ये मतलब ही नहीं कि कितना इन्वेस्ट किया कितना बना। जो समझना है, जो लॉजिक है इसके पीछे वो समझो। 1994 में ये फंड लॉन्च हुआ था। उससे 2 साल पहले 1992 में कितना बड़ा स्कैम हुआ था आपको पता है? हर्षद मेहता वाला स्कैम, वो OTT पे आया था ना, तो सब लोगों ने देखा होगा। बहुत बड़ा स्कैम था, बहुत दिक्कत हुई थी, लोगों को लगा था मार्केट खत्म हो जाएगा। उससे 2-3 साल पहले फाइनेंशियल क्राइसिस था इंडिया के अंदर में, हमारा देश कंगाल होने के हालात पे खड़ा था। अब समझो, अभी जो मार्केट की स्थिति है और उस टाइम की मार्केट की स्थिति थी जब हमारा देश अपने कंगाली के हालात पे खड़ा था, क्या उससे बुरा सिनेरियो अभी हुआ है? नहीं हुआ है। 1994 में लॉन्च हुआ, उससे 4-5 साल पहले में 2 बहुत बड़े इवेंट हुए थे जो मैंने आपको बता दिया। अब 1994 से हम आगे आते हैं 2000 के टाइम पीरियड में।
1999, 2000, 2001, 2002 ये सब जो टाइम था, यहाँ पे जो टेक कंपनीज थी, एक तरीके से बबल बस्ट हुआ था एंड टेक कंपनीज ने अपना 90% तक की वैल्यू, मतलब 90% गिरे थे कंपनीज। इन्फोसिस जैसी कंपनीज 90% फॉल हुआ था उस टाइम पे। हमारा जो ओवरऑल मार्केट है वो भी काफी 50-60% फॉल हुआ था। अब बताओ क्या उस टाइम से अभी की जो सिचुएशन है वो बुरी है? और अभी जब हम बैठ के बात करते हैं तो हमें उस टाइम की सिचुएशन बहुत आसान लगती है, लेकिन जब 20% के गिरावट में अभी जो कि स्मॉल कैप गिरा है, लार्ज कैप तो 15% ही गिरा है, ये हालात हैं, तो जब मार्केट 50-60% गिरती होगी उस टाइम के क्या हालात होंगे? लेकिन फिर भी उन चीजों को सरवाइव करके मार्केट आगे बढ़ी। फिर 2008 में आया बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पे लगा कि अब तो मतलब फाइनेंशियल इंडस्ट्री तो खत्म ही है एकदम। 70-80% तक ओवरऑल मार्केट का क्रैश कर जाना, और जब इंडेक्स इतना क्रैश करता है तो एक्चुअल में स्टॉक्स 90% तक टूटते हैं। तो अभी बैठ के हम कह सकते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ था, इन्वेस्टेड रहते तो पैसा बन जाता, लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड थे 2008 में, उनके हालात सोचो क्या हुआ होगा। जब आप 15% गिरने पे इतना रो रहे हो, उस टाइम पे अगर 70-80% गिरा था तो कौन कितना रो रहा होगा ये समझ लो। लेकिन मार्केट आगे बढ़ी। फिर सारा कुछ जो छोटी मोटी चीजें हुई हैं, जो ट्रेड वॉर वगैरह हुआ है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, गवर्नमेंट चेंज हुई, इन सब के कारण जो वॉलिटिलिटी है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन 2008 के बाद जो बड़ा एक गिरावट का सिनारियो आया, या फिर मार्केट का जो खराब सिचुएशन आया, वो 2018, 2019, 2020 ये 3 साल थे मार्केट के लिए, उतने अच्छे नहीं थे। और 2020 में तो अल्टीमेट क्राइसिस आ ही गया, जहां पे पूरी दुनिया अपने घर के अंदर बंद थी। क्या लगता है इससे बुरा भी कोई सिनारियो हो सकता है कि पूरी दुनिया घर के अंदर बंद हो जाए? आगे भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट लगातार खुला हुआ है, लगातार काम कर रही है, चल रही है, और पैसे भी बन रहे लोगों के। वहां से भी ओवरकम हुआ मार्केट और फिर आगे बढ़ा। फिर बीच में 2022 में क्राइसिस हुई है, फिर उसके बाद 2025 में क्राइसिस हो रही है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ये समझाना है कि पास्ट में ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी है जो अभी की जो क्राइसिस है वो उसके सामने कुछ नहीं लगती है। पूरी दुनिया का घर में बंद हो जाना, मार्केट का 80% क्रैश हो जाना, बैंक्स के हालात खराब हो जाने, टेक इंडस्ट्री का हालात खराब हो जाना, देश कंगाली के हालात पे पहुंच जाना। तो देखो साइकिल यही चलता है, रीजन हमेशा अलग होते हैं। हर बार ऐसा लगता है कि दुनिया अब खत्म हो जाएगी, हर बार लगता है कि अब देश तो डूब गया, इकोनॉमी खत्म हो गई, हर बार ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं है। सब कुछ को ओवरकम कर लेती है मार्केट। तो साइकिल चेंज होंगे, रीजन बदलेगा, लेकिन वही चीजें रिपीट करती रहेंगी। और ये जो सारी मैंने क्राइसिस बताई, इसमें सिमिलरिटी क्या है पता है? यहाँ पे रिटेल निवेशक क्या करते हैं, हमेशा जब मार्केट टॉप बनाता रहता है, रैली होता रहता है, तो आते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो निकलते हैं। वही जो बड़े आज के टाइम पे आपको इन्वेस्टर दिखते हैं, जिनका भी आप नाम लो, जो बड़े इन्वेस्टर आपको दिखते हैं, उन सब में कॉमन यही है कि ये सारे इन्वेस्टर पिछले 30-30, 35-35, 40-40 साल से मार्केट के अंदर बने हुए हैं। चाहे राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, चाहे प्रेजेंट सिनेरियो में हम रामदेव अग्रवाल जी की बात करें, मोतीलाल ओसवाल वाले, करेंटली 4000 करोड़ से ऊपर की वेल्थ है उनकी, लेकिन अगर आप देखोगे तो 40 साल से ज्यादा से वो स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। और कितनी सारी फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुई है, स्टॉक मार्केट की क्राइसिस हुई है, उसको उन्होंने देखा है। चाहे हम केडिया साहब की बात करें, चाहे हम दमानी साहब की बात करें, जितने भी बड़े इन्वेस्टर आप देखोगे, सब में कॉमन यही है कि वो 90 के दशक से स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। तो वही है कि जो 1% बना रह जाता है, वो 1% वेल्थ बना लेता है, और वही आगे चल के पैसा भी बनता है, नाम भी बनता है। और जो नहीं कर पाता उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो बस मोटिवेशन के लिए मैंने बताया कि बहुत बुरी बुरी चीजें मार्केट के अंदर में हो चुकी है, और इसके बाद भी कई सारे फंड्स हैं जो कि 94, 95, 96 के आसपास में काफी सारे म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए थे, जो कि सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर 1000 रुपए की एसआईपी, 500 रुपए की एसआईपी जो है वो ऑलमोस्ट करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कोई इन्वेस्टर नहीं रहा है जो कि ये थ्रू आउट द टाइम
उस स्कीम के साथ इन्वेस्टेड रहा हो। तो बस यही मैं कहना चाहता हूं कि पीछे जो गलती हुई है उससे हमें आगे सीखना है और आगे सेम गलती को रिपीट नहीं करना है। हमें बने रहना है मार्केट के अंदर।